India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। कोर्ट्स राउंड अप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की याचिका पर सवाल उठाया, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई, जिसने अनिवार्य पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किए बिना 2006 से 2014 के बीच कोयम्बटूर के वेलियांगिरी पहाड़ियों पर निर्माण कार्य करने के लिए सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस रद्द कर दिया गया। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने दिसंबर 2022 में पारित हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने में 2 साल से अधिक की देरी पर सवाल उठाया। जस्टिस सूर्यकांत ने टीएनपीसीबी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट वी गिरी से पूछा, अधिकारियों को समय पर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से किसने रोका? जब राज्य देरी से आता है तो हमें संदेह होता है। जस्टिस कांत ने आगे कहा, आप कैसे कह सकते हैं कि योग केंद्र शैक्षणिक संस्थान नहीं है? अगर वे योजना के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी आंखों के सामने बनाए गए निर्माण को ध्वस्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जस्टिस कांत ने कहा, अब जब योग केंद्र का निर्माण हो गया है तो आप ये नहीं कह रहे हैं कि यह खतरनाक है। अब आपकी चिंता यह सुनिश्चित करने की होनी चाहिए कि सभी पर्यावरणीय मापदंडों का अनुपालन किया जाए। सूर्य का प्रकाश, हरियाली, इन मुद्दों को उठाएं। हर किसी को इसका अनुपालन करना अनिवार्य है। गिरी ने टीएनपीसीबी से बेहतर हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। ईशा फाउंडेशन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा, निर्माण को सभी मंजूरी मिल चुकी है। रोहतगी ने कहा, हमारे पास मंजूरी है। वे केवल पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। केवल 20% निर्माण हुआ है, 80% हरियाली है। यह भारत के सर्वश्रेष्ठ केंद्रों में से एक है। हम आपके माननीय सदस्यों को सार्वजनिक दौरे पर ले जा सकते हैं। मामले को अंततः स्थगित कर दिया गया। केंद्र सरकार की पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार अनिवार्य पर्यावरणीय मंजूरी के बिना निर्माण कार्य करने के लिए ईशा फाउंडेशन को 19 नवंबर 2021 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसे चुनौती देते हुए फाउंडेशन ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। समाजवादी पार्टी की नेता और सांसद इकरा चौधरी ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 को लागू करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने इस याचिका को संबंधित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया, जिसमें पूजा स्थल अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। जब मामले की सुनवाई हुई तो सीजेआई ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, इतनी सारी नई याचिकाएं क्यों दायर की जा रही हैं? हर हफ्ते हमें एक मिलती है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल चौधरी की ओर से पेश हुए। याचिका में कहा गया कि मस्जिदों या दरगाहों को निशाना बनाकर बार बार मुकदमा दायर करना, उसके बाद दावे की योग्यता और स्वीकार्यता के बारे में किसी भी तरह की जांच किए बिना जल्दबाजी में सर्वेक्षण के न्यायिक आदेश देना, सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने और सद्भाव और सहिष्णुता के संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करने का जोखिम है। याचिकाकर्ता ने कहा, इस परेशान करने वाली प्रवृत्ति को संबोधित करने में विफलता इस देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को छिन्न भिन्न कर सकती है। याचिका में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं, राम जन्मभूमि मंदिर मामले में मान्यता प्राप्त गैर प्रतिगमन के सिद्धांत के अनुसार 1991 अधिनियम के प्रावधानों को दरकिनार करना अनुचित होगा। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत प्राचीन स्मारकों की परिभाषा की व्याख्या किसी भी पूजा स्थल को शामिल करने के लिए नहीं की जा सकती। ऐसा करना अनुच्छेद 25, 26 और 29 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। 1991 अधिनियम की धारा 4 यह घोषित करती है कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र वैसा ही बना रहेगा जैसा उस दिन था।
इसमें आगे कहा गया कि कोई भी पूजा स्थल जो एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या पुरातात्विक स्थल है या 1998 अधिनियम के अंतर्गत आता है, धारा 4 संरक्षण के अंतर्गत नहीं आएगा। यौन उत्पीड़न की शिकार नाबालिग लड़की के पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोपों का सामना कर रहे व्यक्ति के साथ भागकर विवाह करने के मामले से निपटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किशोरियों और उनके परिवारों की पीड़ा की रोकथाम के लिए नियुक्त एमिकस क्यूरी से सुझाव मांगे। जस्टिस अभय अशोक ने कहा, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाना न्यायालय के लिए बहुत कठिन है। जब हम ऐसे मामले देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी शक्ति पर गंभीर सीमाएं हैं। यह मामला कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले से उत्पन्न हुआ जिसमें एक खंडपीठ ने नाबालिग पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाने के लिए 20 साल की सजा पाने वाले आरोपी को बरी कर दिया था और कई सिफारिशें जारी की थी, जिसमें यह भी शामिल था कि एक किशोर लड़की को यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि समाज की नज़र में वह तब हार जाती है जब वह मुश्किल से 2 मिनट के यौन सुख का आनंद लेने के लिए झुक जाती है। इस निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने किशोर लड़कियों पर हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध में मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य को मामले में नाबालिग पीड़िता को उसके भविष्य के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए विशेषज्ञों की 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया। जस्टिस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने समिति की अंतिम रिपोर्ट पर विचार किया और उसके बाद एमिकस से सुझाव मांगे। सुनवाई के दौरान सीनियर वकील माधवी दीवान और लिज मैथ्यू एमिकस क्यूरी ने न्यायालय को रिपोर्ट दिखाई और प्रस्तुत किया कि यह परिवार, सामाजिक, स्कूल, पुलिस और कानूनी सभी स्तरों पर प्रणालीगत विफलता का एक बहुत मजबूत अभियोग है। उन्होंने आगे दावा किया कि पीड़िता का आरोपी के साथ भाग जाना, उसके साथ वैवाहिक संबंध में रहना और दोनों के बच्चे का जन्म सभी रोके जा सकने वाली परिस्थितियां थी। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने इंडियाज गॉट लेटेंट शो के दौरान दिए गए बयानों पर अश्लीलता के आरोप में विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के संबंध में राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़ ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के समक्ष मामले का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका है। सीजेआई खन्ना ने कहा कि याचिका के लिए पहले ही तारीख दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया है। सीजेआई ने रणवीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़ से कहा कि वो मौखिक तौर पर जल्द सुनवाई की मांग पर विचार नहीं करेंगे, पहले आप रजिस्ट्री में संपर्क करें। मेंशनिंग के दौरान रणवीर के वकील ने कहा कि कई राज्यों में रणवीर के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज किए गए हैं और गुवाहाटी पुलिस ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है, इसलिए इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। दरअसल रणवीर इलाहाबादिया ने गुवाहाटी पुलिस के द्वारा दर्ज एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। हालांकि चंद्रचूड़ ने कहा कि असम पुलिस द्वारा बलपूर्वक कार्रवाई की आशंका है, लेकिन सीजेआई खन्ना ने आगे कुछ नहीं कहा। सीजेआई ने कहा कि वह मौखिक उल्लेख की अनुमति नहीं देते हैं। स्पष्ट किया कि लिस्टिंग की तारीख तय कर दी गई है। अभी तक महाराष्ट्र पुलिस और असम पुलिस द्वारा बयानों पर एफआईआर दर्ज की गई, जो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद काफ़ी आक्रोश पैदा कर रहे थे। हालांकि बाद में इलाहाबादिया ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगते हुए स्वीकार किया कि उनकी टिप्पणियां अनुचित थी। 2024 में इलाहाबादिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेशनल क्रिएटर अवार्ड में डिसरप्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया। देश में अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों की अनिश्चितकालीन हिरासत के मुद्दे को उठाने वाले एक मामले में फैसला सुरक्षित रखने के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को फिर से अधिसूचित किया, जिससे भारत संघ विदेश मंत्रालय से इनपुट युक्त एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर सके। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा मामले का उल्लेख किए जाने पर आदेश पारित किया, जिन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय से कुछ इनपुट कोर्ट के समक्ष रखे जाने की आवश्यकता है। एसजी ने कहा
ऐसा प्रतीत होता है कि हमें विदेश मंत्रालय से भी इनपुट लेने होंगे। इसके कुछ व्यापक परिणाम हो सकते हैं। आपकी इच्छा के अधीन आप अंतिम निर्णय को स्थगित करने पर विचार कर सकते हैं। हमें अन्य मंत्रालय से इनपुट लेने के बाद अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दे सकते हैं। जाहिर है, मामले में केंद्र द्वारा दायर किया गया पिछला हलफनामा गृह मंत्रालय से प्राप्त इनपुट पर आधारित था। मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने केंद्र को एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करने की अनुमति दी। जस्टिस पारदीवाला ने कहा, हम इस तथ्य से अवगत हैं कि हमने इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली है, निर्णय सुरक्षित रख लिया है। हालांकि इस मुद्दे की संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हम रजिस्ट्री को 4 मार्च को इस मामले को फिर से अधिसूचित करने का निर्देश देते हैं। हम सॉलिसिटर जनरल को उनके द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त हलफनामे को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति देते हैं। यह मामला 2013 के एक मामले से संबंधित है, जिसे कलकत्ता हाईकोर्ट से ट्रांसफर किया गया। 2011 में याचिकाकर्ता ने कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा, जिसमें बांग्लादेश से अवैध अप्रवासियों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला गया, जिन्हें विदेशी अधिनियम के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद सुधार गृह में रखा जा रहा है। पत्र में बताया गया कि अप्रवासियों को सजा काटने के बाद भी उनके अपने देश में निर्वासित करने के बजाय पश्चिम बंगाल राज्य के सुधार गृहों में हिरासत में रखा जा रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पत्र का स्वतः संज्ञान लिया। 2013 में मामला सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया। सहारनपुर जिले में जबरन धर्म परिवर्तन और सामूहिक बलात्कार के गंभीर आरोपों से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। मामले में महिला का आरोप है कि उसे जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया गया और बाद में आवेदक और उसके सहयोगियों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया। एफआईआर के अनुसार पीड़ित विवाहित महिला, जिसकी पिछली शादी से एक बेटी है, 12 मई 2022 से आवेदक के साथ देवबंद में लिव इन पार्टनर के रूप में रहने लगी। आरोप है कि आवेदक ने दूसरों के साथ मिलकर उसे और उसकी नाबालिग बेटी को जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर दिया और यहाँ तक कि आधिकारिक दस्तावेजों पर अपनी बेटी का नाम भी बदल दिया। मामले की सुनवाई में न्यायमूर्ति संजय कुमार, न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने कहा, जहां अपीलकर्ता ने उनके ऊपर लगाई हुई सारे आरोपों को गलत बताया, उन्होंने कहा कि पार्टियों में एक सहमति से रिश्ता था। इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख अब 17 मार्च तय की गई है। पूरी जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर तान्या बंसल, जो इस केस को फॉलो कर रही थी। तान्या, यदि कोई आम आदमी इस केस को समझना चाहे तो इससे क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकता है, और इस केस को चूंकि आप लगातार परस्यू कर रही हैं, इसमें क्या कुछ निकलकर अभी तक सामने आया, पूरा अपडेट दीजिए। Yes, today we bring your attention to a significant development from the district of Saharanpur, where a bail application has been rejected in a case involving serious allegations of forced religious conversion and gang rape. The case is registered as a crime number 341 of 2024, involves charges under section 376D of the IPC and section 3 and 5 of the UP Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act 2021, along with the provisions of Protection of Children from Sexual Offences Act. The case revolves around a woman who alleges that she was forcibly converted to Islam and subsequently subjected to gang rape by the applicant and his associates. According to the FIR, the victim, a married woman with a daughter from her previous marriage, started living with the applicant in the Deoband as a live-in partner since May 12, 2022. It is alleged that the applicant, in collusion with others, forcibly converted her and her minor daughter to Islam, even going as far as to change her daughter's name on official documents. आज इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नंबर 1 में ऑनरेबल चीफ जस्टिस, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजय कुमार, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस के.वी. विश्वनाथन जी के सामने की गई, जिसमें अपीलेंट ने उनके ऊपर लगाई हुई सारी एलिगेशंस को गलत बताया और कहा कि पार्टीज एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप में थी और एक दूसरे को काफ़ी लंबे समय से जानती थी। अपीलेंट ने यह भी बताया कि विक्टिम का उनके अर्लियर रिलेशनशिप से एक बच्चा भी है। इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 17 मार्च 2025 तय की गई है। बहुत शुक्रिया तान्या, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें विस्तार से बताने के लिए।
उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन से प्रभावित व्यक्तियों को अस्थायी राहत देते हुए चीफ जस्टिस जी नरेंद्र की अध्यक्षता वाले उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यूसीसी से प्रभावित लोगों से कहा कि यदि वे संहिता के तहत अधिकारियों द्वारा किसी भी कार्रवाई का सामना करते हैं तो वे अदालत से संपर्क करें। यदि कोई व्यक्ति प्रभावित है तो वे इस पीठ से संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई कार्रवाई होती है तो कृपया हमारे पास आए। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को चुनौती देने वाली 3 अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने टिप्पणी की, जिसमें जस्टिस आलोक मेहरा भी शामिल थे। याचिकाकर्ताओं में से एक मोहम्मद मुकीम की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट से कानून पर रोक लगाने के लिए बहस करने के लिए उन्हें एक तारीख देने का आग्रह किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 25 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसके अतिरिक्त सिब्बल ने यूसीसी को लागू करने के लिए राज्य सरकार की क्षमता पर सवाल उठाया, क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 विवाह और तलाक का हवाला दिया। सीनियर एडवोकेट सिब्बल को सूचित करते हुए न्यायालय ने यूसीसी को चुनौती देने वाली 2 अन्य याचिकाओं पर राज्य सरकार को पहले ही नोटिस जारी कर दिया। पीठ ने बाद में कानून पर रोक लगाने पर दलीलें सुनने के लिए मामले को 1 अप्रैल के लिए निर्धारित किया। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने तब चिंता व्यक्त की कि इस बीच याचिकाकर्ता सहित प्रभावित व्यक्तियों को दंडात्मक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। जवाब में चीफ जस्टिस नरेंद्र की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि कानून से प्रभावित कोई भी व्यक्ति अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और उनकी सुनवाई की जाएगी। यूसीसी को चुनौती देने वाली 2 अन्य याचिकाएं उत्तराखंड हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल इसलिए कि पत्नी किसी और से प्यार करती है और उसे रखरखाव से इनकार करने के लिए व्यभिचार साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से माना कि व्यभिचार के लिए संभोग आवश्यक है। जस्टिस जीएस अहलुवालिया ने कहा कि बीएनएस की धारा 144 से यह स्पष्ट है कि अगर पत्नी व्यभिचार में रह रही साबित होती है तभी गुजारा भत्ता राशि से इनकार किया जा सकता है। व्यभिचार का अर्थ है संभोग। यहाँ तक कि अगर एक पत्नी किसी भी शारीरिक संबंध के बिना किसी और के प्रति प्यार और स्नेह रखती है तो यह अपने आप में यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता कि पत्नी व्यभिचार में रह रही है। पति ने परिवार न्यायालय छिंदवाड़ा में आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें प्रतिवादी पत्नी को 4,000 रुपये पर अंतरिम रखरखाव प्रदान किया गया था। यह दलील दी गई थी कि संशोधनकर्ता केवल 8,000 रुपये कमा रहा था और पत्नी को पहले से ही हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत पारित आदेश के बदले अंतरिम रखरखाव के लिए 4,000 रुपये मिल रहे थे। आगे यह दलील दी गई कि पत्नी का प्रेम संबंध था और आवेदक को उसके पिता द्वारा उसकी पैतृक संपत्ति का निपटान कर दिया गया था। न्यायालय ने कहा कि संशोधनकर्ता द्वारा दायर वेतन प्रमाण पत्र में जारी करने की तारीख या स्थान का उल्लेख नहीं किया गया था और अधिकारियों द्वारा सत्यापित किए जाने तक उस पर भरोसा किया जा सकता था। कोर्ट ने रजनीश बनाम नेहा और अन्य पर भरोसा किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सक्षम है तो पत्नी को रखरखाव देने के लिए कम वेतन बाधा नहीं है। यह मानते हुए कि पत्नी का व्यभिचार पति द्वारा साबित नहीं किया गया था, अदालत ने पत्नी को दिए गए अंतरिम रखरखाव से निपटने के लिए आगे बढ़ाया। और कोर्ट्स राउंडअप में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.